हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास घर पर रहें, सुरक्षित रहें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना का कोहराम जारी है। लगातार कोरोना की दूसरी लहर लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोग शिकार हो रहे हैं बल्कि इलाज के लिए भी जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा अटैक सांसों पर हुआ है, जिसकी वजह से देश में कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली। कोरोना के दूसरे काल ने लोगों को सबसे ज्यादा दर्द दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कहर का शिकार ना हो और आप घर में रहें ताकि सुरक्षित रह सकें। बहुत जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना का तीसरा चरण ना देखना पड़े तो आपको अपने दोनों चरणों को घर में ही रखना होगा। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी को अपने जीवन में एक मंत्र की तरह उतार लीजिए और 2 गज की दूरी का भी कड़ाई से पालन कीजिए ताकि कोरोना को हराया जा सके। लगातार जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद से चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सरकार लगातार इसको वो भयावह है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी विस्फोटक जो है वो कोरोना को लेकर स्थिति देखने को मिल रही है। तो हर दिन आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और साथ ही मुसीबतें भी बढ़ रही हैं। खास करके जो कोरोना का जो दूसरी कोरोना की जो लहर है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पे अटैक हुआ है तो वो सांसों पर अटैक हुआ है और इसी के वजह से कई ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग जान गंवाते हुए नजर आएंगे। तो कई जगहों पर लोग तड़पते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको डराया जाए, बल्कि हमारा मकसद ये है कि आपको सावधान करें ताकि आप भी कोरोना से बच सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ चुके हैं और इसके अलावा राहुल भार्गव भी हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप दोनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सतबीर चौधरी, आपसे सवाल यह है कि इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, सवाल यह है कि आखिर ये इतना खतरनाक क्यों हो रहा है, इतना घातक क्यों हो गया है? कोरोना का जो दूसरी लहर है इतनी घातक क्यों है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी और इंस्ट्रक्शंस आपने पहले ही बता दी जो असल में सरकार का काम है। लोगों को फालतू घर से बाहर नहीं निकलना। इस समय विडंबना यह है, लोग सब जानते हैं क्या करना है जी, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। सरकार का लेकिन फर्ज है, मीडिया जैसे अपना फर्ज निभा रहा है, ऐसे सरकार का फर्ज है कि लोगों को इसके लिए कन्विंस करे और मनाए कि सख्ती से कि लोग ये सभी कुछ पालन करें। नंबर 1, घर से बाहर नहीं निकलना। जरूरत पड़े घर से बाहर निकले तो 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, बार बार हाथ धोते रहे। लेकिन लोग इन चीजों से ऊब चुके हैं। अब ये लोग फॉलो नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा कि हमने भय क्रिएट नहीं करना, खौफ क्रिएट नहीं करना, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सभी लोगों को सावधानी जरूर बरतनी है, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। वैक्सीन से लगभग 10% पॉपुलेशन हमारी कवर हुई है, 10 या 12% अभी। 90% पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली जो यंग, जो कमाई करने वाले, ज्यादा मेहनत करने वाले, जिनको घर से बाहर निकलता है, वो लोग अभी वैक्सीन से कवर नहीं हुए हैं। तो उनको पूरी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे। दूसरी बात, ऑक्सीजन की और बेड की जो कमी है, सरकार को तुरंत वार फुटिंग पे ज्यादा बेड और ज्यादा ऑक्सीजन की अरेंजमेंट करनी चाहिए। इसके बारे में सरकार को बिल्कुल माफ नहीं किया जाता कि अगर डॉक्टर तो दवाई लिख सकता है, उपचार बता सकता है, ये तो डॉक्टर नहीं कर सकता कि बिना ऑक्सीजन के कैसे ट्रीट किया जाए। डॉक्टर कहता है ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो क्या करे डॉक्टर? लाचार हो जाते हैं डॉक्टर ऐसी परिस्थिति में। तो सरकार अपनी इस जिम्मेवारी से कि लोगों को बताना है मास्क पहने और दूरी रखें, और ऑक्सीजन का इंतजाम करने से सरकार इस जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं बच सकती। ठीक है। राहुल भार्गव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी,
अभी एक स्ट्रेन हम जो देख रहे हैं, एपी स्ट्रेन का नाम आ रहा है, ये काफी, इसको कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही कम दिनों में लोगों को ये संक्रमित करता है, जिसके वजह से ये संख्याएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्या है ये एपी स्ट्रेन और कैसे लोग इसको लेकर अपने को बचाव कर सकते हैं? जरूरी बात यह है, वायरस है, वायरस का प्रारूप, चरित्र होता है बदलाव जी। वायरस मरना नहीं चाहता, वायरस जीना चाहता है, आपको मारना चाहता है, ये बात समझिए। जब हम ये बात समझ जाएंगे तो आपको म्यूटेशन की कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस अपने आप को म्यूटेशन करता है, इसीलिए उसको हर साल आपको वैक्सीन लगानी पड़ती है डिफरेंट स्ट्रेन से। न्यूमोकोकल 23, न्यूमोकोकल 14, आपने नाम सुना होगा जी जी। उसमें स्ट्रेन आते हैं न्यूमोकोकल के, 14 टाइप के स्ट्रेन, 23 टाइप के स्ट्रेन में एंटीबॉडीज बनाती है शरीर और बचाती है। उसी प्रकार से ये जो NK-447 आया है स्ट्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वायरस जैसे जैसे लंबे समय तक इंसान में रहेगा वो ऐसी पद्धति अपनाएगा जिससे वो लंबे समय तक जी। वो लंबा समय तक जीने के लिए स्पाइक प्रोटीन बढ़ा सकता है, जल्द से जल्द रेप्लिकेट हो सकता है, शरीर में जल्द से जल्द घुस सकता है, हो सकता है जो एंटीबॉडीज बने उसको इवेड कर दे, बहरूपिया बन जाए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाखों साइंटिस्ट मानव जाति को बचाने के लिए दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल, पर आपने कभी ऐसा सुना कि NK-447 मास्क को भेद के अंदर घुस गया हो? क्या आपने B1.167 वाला सुना कि वो मास्क भेद के घुस गया हो? नहीं। अगर आप मास्क पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे, वायरस नहीं जाएगा आप में। ये बात समझिए। आप म्यूटेशन से मत घबराइए। ये सिर्फ नॉलेज देने के लिए है कि म्यूटेशन जो आई है वो इस बार लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रही है, यंग लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है, पूरी फैमिलीज को अफेक्ट कर रही है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ इस बात को जानने का है कि आपको अपना प्रोटेक्शन स्वयं करना है। इस बार तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, बट अगर लंबे समय तक जीना है तो आप सब लोगों को बेटर बिहेव करना आवश्यक है। इस बात को अपने कान बांध लीजिए, कमर बांध लीजिए कि मास्क नहीं छोड़ना है। तो वायरस के इस स्पाइक प्रोटीन से आप घबराइए मत। अभी तक हमारी एंटीबॉडीज जो हम वायरस को बनाने के लिए एंटीबॉडीज वैक्सीनेशन के माध्यम से एंटीबॉडीज जागरूक कर रहे हैं, वो सफलतापूर्वक इन सबको मार रही है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, समन्वय बना के रखना जरूरी है। ठीक है, अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहरा जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो बहुत भयावह होती जा रही है और बहुत नजदीक से आप स्टडी भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी, जैसे पहला जो कोरोना काल था, जो पहली लहर थी कोरोना की, उसमें हम तो उतना प्रभावित नहीं हुए, भारत उतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि दूसरी लहर में हो रहा है, तो क्या इसको लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी सही और सटीक, वो तैयारी कहीं नहीं हो पाई और यही चूक है कि इसकी वजह से हम इस तरह से हताहत हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए खालिद, जनता और सरकार दोनों की तरफ से लापरवाही हुई है और सरकार की तरफ से तो कुप्रबंधन की तो हद ही हो गई है। अब देखिए कि ऑक्सीजन जो एक पहला स्टेप है, हर मरीज को ऑक्सीजन मिल जाए टाइमली तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे तो काफी हद तक ठीक बात कह रहे थे वो, कि इतना जानलेवा नहीं है। मोर्टेलिटी जो रेट है इसका 1 से 2% तक है, यानी हर 100 में से 1 या 2 आदमी ही मरता है। और वो भी जो पहले गंभीर बीमारी हो, इस तरह की जो चीज हो, तो जानें बचाई जा सकती है तत्काल अगर उसको मेडिकल एड मिल जाए। लेकिन हाल ये है, अगर हरियाणा की सूरत हाल में आपको बताऊं तो 1950 1950 एक हेल्पलाइन है जो हर जिले में है। जिस तरह पुलिस का 100 नंबर होता है, अपना फायर ब्रिगेड का 101 नंबर होता है, तो इस तरह एक हेल्पलाइन इन्होंने बनाई है 1950। और हालत ये देखिए कि रेवाड़ी जिले की जो हेल्पलाइन है 1950, वो टेलीफोन का बिल ना भरने की वजह से सितंबर माह से कटी हुई है, पिछले साल से। खैर वो तो सर बिल भरने के बाद से वो तो शुरू हो ही जाएगा। लेकिन मेरा ये मेन कहना है नेहरा जी की नहीं, आप उदासीनता देखिए ना सरकार की। अब दूसरी बात और देखिए, आप अगर अब
अपने मकान का नक्शा पास करवाते हैं, भवन का नक्शा पास करवाते हैं हुडा से या डीटीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो नाको चने चबा देते हैं, एक एक चीज की जांच पड़ताल करते हैं कि ये ठीक हुआ नहीं हुआ। लेकिन गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल देखिए, वहां पे जाके वहां पे हालात ये है, जो ऑक्सीजन टैंक बनाया है हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में, वहां पे बड़ी ऑक्सीजन की गाड़ी जा नहीं सकती। आप मेरी बात समझे? जी बिल्कुल। भाई वो पास किसने कर दिया नक्शा उसका? भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर पे कार्रवाई क्या हुई है? भाई जो जीवन रक्षक दवाई है एक, जिसको WHO ने भी माना है हमारे आवश्यकता है, उसकी जब बड़ा टैंकर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता जहाँ पे वो टैंक है, तो ये प्रबंधन है सरकार का। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं खालिद, इस पे विचार करना चाहिए यहाँ पे, क्यों करना नहीं चाहिए? भाई आप अगर चुनावी प्रबंधन में आप सारा सब कुछ झोंक सकते हैं, आप बंगाल में जा सकते हैं, आप रैलियां कर सकते हैं, आप कुंभ करवा सकते हैं आयोजित इस कोरोना काल में, तो आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अभी डॉक्टर साहब जो मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे, ठीक बात है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, उसका अगर आप फॉलो करें अच्छी तरह तो बचा जा सकता है इससे। लेकिन सरकार की क्या है, देखें आप, सरकार ने क्या किया, दुकान खोलने का टाइम जो है वो सीमित कर दिया गया। 6 बजे तक इन्होंने आदेश दे दिए कि 6 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जानी चाहिए। उसका असर क्या हुआ, भाई मान लिया एक दुकान पे 100 ग्राहक आते हैं दिन में, उनके लिए टाइम अगर आपने कम दे दिया तो वो भीड़ घटेगी या बढ़ेगी? वहां पे भीड़ आपको, हाँ, बिल्कुल भीड़ होना ये चाहिए कि 6 बजे की बजाय 9 बजे कर दो, 10 बजे कर दो, 11 बजे के लिए। फिर जब आपको ये पता है कि 6 बजे दुकान बंद होनी है तो 5:30 बजे लोग आप दौड़ेंगे, कोई आधा घंटा आपके पास, तो वहां पे भीड़ बढ़ेगी। उसका फायदा क्या हुआ? उससे तो नुकसान पूर्ण कर दिया लोगों का। तो ये चीजें हैं, ये पता नहीं योजना बनाने वाले हैं कौन सरकार में, ठीक है, और उन पे क्रॉस चेक कौन कर रहा है, तो ये चीजें देखनी होंगी। तो आप भीड़ घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, आप में दिमाग है या नहीं? ठीक है, आप नाम के लिए योजना बना रहे हो या आपकी नियत भी वही है? बिल्कुल, जो योजनाएं बन रही है उसे धरातल पे भी सही तरीके से उतारने की भी जरूरत है, ताकि इस काल में योजना ही फाल्टी है, धरातल पे कैसे उतरेंगे? मान लिया 6 बजे योजना जो भी योजनाएं बन रही है उसको प्रशासनिक अमला से भी लागू कराने की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से वो लागू करा रहे हैं, क्योंकि एक तो बड़े स्तर पर इसको आदेश दे दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना उतरा ये भी देखने की जरूरत होती है। लेकिन डॉक्टर सतबीर चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मामूली लक्षण भी हम देखते हैं कि कई लोगों में मामूली लक्षण होती है और वो टेस्ट न करा के इधर उधर घूमते रहते हैं और डरते हैं। इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें फीवर है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, लेकिन वो टेस्ट कराने से घबराते हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन इससे पहले मैं 2 बातें अमित जी की सपोर्ट करता हूँ। सरकार की उदासीनता, कुप्रबंधन, अव्यवस्था की हद है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे रिवारी का नंबर उन्होंने बताया कि नंबर नहीं चल रहा, तो जो ऑफिसर उसके लिए जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। इसमें कोई हम ये तो कह नहीं रहे मंत्री पे या सीएम पे कार्रवाई करो, जो आदमी उसके लिए जिम्मेवार है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और दूसरा क्या है, कसनी और करनी में फर्क है। आप लोगों को कह रहे हो बार बार हाथ धो, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो, और आप रैलियां कर रहे हो, आप रोड शो कर रहे हो, सरेआम टीवी पे दिखाई दे रहे हो, तो आपकी कथनी और करनी में जब फर्क होगा तो लोग नहीं मानेंगे। यही बात अफसरों की है। अफसर मीटिंगें बुलाए जा रहे हैं, आप 15 दिन में देखो कितनी मीटिंग बुलाई गई, जो फालतू मीटिंग बुलाई गई जिसकी जरूरत नहीं थी उन पर कार्रवाई की जाए। अब आपने बताया कि किसी आदमी को थोड़े से पिक्चर जाए लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है, वो आदमी बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? सपोज इस कमरे में हम 10 आदमी बैठे हैं, एक आदमी पॉजिटिव है, उसको कोरोना के छोटे मोटे सिम्टम है, जो बाकी 9 आदमी बैठे हैं उनमें वो फैला देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें तो थोड़े थोड़े सिम्टम है, जो जिसको वो फैलाएगा हो सकता है उसको बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम हो जाए, अस्पताल में दाखिल होना पड़े, वेंटिलेटर पे जाना पड़े, क्योंकि वायरस अलग अलग आदमी में अलग अलग इम्यूनिटी के हिसाब से काम करता है। वायरस जैसे अभी डॉक्टर राहुल जी बता रहे थे कि हर जीव की टेंडेंसी होती है अपने आप को बचाना, चाहे बिल्ली है, चाहे चूहा है, चाहे कीड़ी है, हर आदमी कोशिश करती है अपने को बचाने की। तो इसमें वायरस की तो कोई गलती नहीं, अगर वो म्यूटेशन करता है, अपने तरीके बदलता है, वो तो बदलेगा। सावधानी तो हमने करनी है ना। अगर हम मास्क नहीं पहनते, हम बार बार हाथ नहीं धोते और हम एक कमरे में 10 आदमी बैठ जाते हैं, कंजेशन में बैठते हैं, तो हमारी गलती है। इसमें हमें ही सुधरना है, सभी लोगों को सुधरना है और सरकार को सुधारना है।
अन्यथा अगर सुधार ये कहे कि हम तो कहते हैं, लोग मानते नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। सच्चाई ये है कि सरकार खुद सीरियस नहीं है, उनकी कसनी और करनी में फर्क है। अफसर और मंत्रियों की कसनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए लोग नहीं मान रहे। अगर वो खुद मानेंगे तो लोग भी मानेंगे और लोग समझेंगे। इस समय सबको ये याद हो गई है मोटी मोटी बातें, घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनना है, बार बार हाथ धोने हैं, 2 गज की दूरी रखनी है, सबको याद है। लेकिन वो बार बार हैमर इस ढंग से करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये बहुत जरूरी है और इनको लाइटली ना लिया जाए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, लोग ऑक्सीजन की स्टोरेज करने लग गए हैं, ये बहुत गलत बात है। क्राइसिस में हमें सबको एक दूसरे की मदद करनी है। ये नहीं है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर 3 खरीद के रख लिए, आपके पास पैसा है आप खरीद सकते हो, आपने खरीद के 3 सिलेंडर रख लिए, कितना नुकसान हुआ ये देखो आप। सरकार को उस पर भी देखना पड़ेगा कि जो आदमी स्टोरेज कर रहा है सिलेंडर की, कोई ऐसा तो है नहीं कि सिलेंडर नंबर नहीं है, उसको फॉलो किया जाए। जो आदमी 1 से ज्यादा सिलेंडर घर में रख रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, अगर उसको नहीं जरूरत तो एसेंशियल कम्युनिटीज के अगेंस्ट उस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव जी लगातार बने हुए हैं। भार्गव जी, मेरा सवाल ये, अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे सतबीर जी कि खास करके लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी करने लगे, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बार जो कोरोना है वो सबसे ज्यादा सांसों पर ही क्यों अटैक कर रहा है? बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि यंग लोग हैं। कोरोना का कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो इस समय लंग है, वो हमेशा से ही लंग है और लंग ही रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज इस समय जो हम अर्ली स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, जो हम जल्दी स्टेरॉइड यूज करना स्टार्ट किया है, उसकी वजह से ये परेशानियां हो रही हैं। जो लोगों ने होम गाइडलाइंस का प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, शायद जागरूकता की कमी की वजह से या डर की वजह से, दोनों ही कारण की वजह से हमारे को इस बार सीवियर डिजीज दिख रही है। इम्पॉर्टेंट ये है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये समझना आवश्यक है कि घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से पूछें और उसी के बाद अपना इलाज पूरा लें, नहीं तो कभी भी परेशानियां जो इस बार पड़ी है वो आगे चल के भी पड़ सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पैनिक वाला स्टेट था कि मेरे को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या मैं सिलेंडर लेके रख लूं, कंसंट्रेटर लेके रख लूं, उतनी देर में वायरस बढ़ता गया शरीर में और हमने इस बार बहुत लोगों की इसी कारणवश जाने गई। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जागरूकता होना आवश्यक है, उस पर इंप्लीमेंट कब करना है ये आवश्यक है। जो सरकार गाइडलाइन निकालती है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना जरूरी नहीं है। अपने डॉक्टर से संबंध में रहें, बातें करते रहें, समझें उनसे और तभी स्वयं इलाज करें। इस बार ये जो होम गाइडलाइंस है, होम ऑक्सीजन की थेरेपी है, इससे शायद लोगों को परेशानी हुई है। ठीक है, परेशानी हुई इसके लिए लेकिन एक और भी सवाल है कि हम डॉक्टर साहब देखते हैं, नॉर्मली बातचीत में भी देखते हैं कि लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, बगैर डॉक्टर से सलाह लिए ही एक दूसरे को दवाइयां सजेस्ट करने लगते हैं, और यही वजह है कि क्या इसके वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं? जी, जिस प्रकार से मॉर्फिन टैबलेट आपको सड़क पे नहीं मिल सकती, ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती, जिस प्रकार से सोने की दवाई आपको नहीं मिल सकती, नींद की दवाई या साइकेट्रिक दवाइयां नहीं मिल सकती, आपको ये समझना जरूरी है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का सिलेंडर और डेक्सामेथासोन की दवाई को शेड्यूल एच में डाल के उस पर बैन लगा देना चाहिए था ओवर द काउंटर के लिए, शायद बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। लोगों ने स्वयं का इलाज जो किया है वो बहुत बड़ा कारण इस समय बना है डिलेड बीमारी का, गंभीर बीमारी का और मृत्यु होने का। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा चैनल के माध्यम से, घबराएं नहीं, स्वयं का इलाज ना करें, जो डॉक्टर से बात होती है वो बात करें। तो लोगों का सवाल अगला ये आएगा कि डॉक्टर के पास कहाँ जाएं जब डॉक्टर फोन नहीं उठाता, कैसे चीजें हुई। तो दूसरे पक्ष को भी समझना आवश्यक है। खालिद जी, हम बोल तो बहुत आसानी से देते हैं कि आप ये कर लीजिए, परेशानी लोगों को भी है भाई, हमारे को भी है भाई, उनको भी है। जरूरत है क्लियर कट कम्युनिकेशन की, जैसा आप हरियाणा टीवी करता है रोज लोगों को अवगत कराने के लिए कि क्या सही है, दूध क्या है और पानी क्या है। तो कहने का मतलब है कि पहले 5 दिन में स्टेरॉइड का सेवन ना करें, अपने आप ऑक्सीजन घर पे ना लें। अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो आपको दवाई की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए डॉक्टर से बात करके अस्पताल का रुख करें या डॉक्टर से बात करके घर पे आगे का इलाज कराएं। अच्छा डॉक्टर भार्गव, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे और दर्शकों को भी बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली ये जानते हैं कि फीवर, जुकाम, सूखी खांसी अगर ये है तो हमें लक्षण दिख रहे हैं,
हमें टेस्ट करना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ और लक्षण हो सकते हैं? सर खालिद जी, कोई भी समय कोई भी सिम्टम, सर में दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, पतले दर्द, आंखों का जलन होना, शरीर में अत्यधिक दर्द होना, लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, ये कोई भी सिम्टम इस समय कोविड के हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको नेग्लेक्ट किया है खालिद जी। इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमने बुखार हुआ, हम सोचते रहे कि हमें नहीं होगा। अरे कोरोना किसी को भी हो सकता है। वो नेता अभिनेता उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो कुछ भी सिम्टम हो, कोविड टेस्ट कराने में क्या जाता है। दूसरा सवाल लोगों का ये है, कोविड टेस्ट कराने के बाद सर रिजल्ट नहीं आते हमारे, 7-7 दिन तक नहीं आते, कोई बात नहीं, घर में आइसोलेट कर लीजिए, घर से बाहर मत निकलिए 4 दिन तक। बुखार आया, लूज मोशन हुए, घर में बंद रखिए अपने आप को। लोगों को इस बार अगर म्यूटेशन के बाद, वैक्सीन के बाद भी म्यूटेशन होती है और आगे बढ़ना है, जीवन चलाना है, इस तरीके से लॉकडाउन नहीं लगाना है, तो उन्हें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। खाली जी ये बात समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। तीसरी वेव ना आए, चौथी वेव ना आए, बहुत सारे लोगों की जान ना जाए, इसके लिए लोगों को स्वयं अब उपचार करना पड़ेगा, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोई भी वैक्सीन आपको बचा सकती है पर जीरो नहीं कर सकती, ये बात समझिए। लोगों को अभी से हम ज्ञान देंगे और क्लियर कट गाइडलाइन देंगे तो लोग उसको फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा ठीक है। आपने वैक्सीन की भी बात उठाई और कहा कि कोई भी वैक्सीन जो है पूरी तरह से किसी को सुरक्षित नहीं रख सकता, लेकिन इसी को लेकर हम डॉक्टर सतबीर चौधरी से भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है सर, इसको लेकर कई भ्रांतियां भी हैं लोगों में, कई लोग सवाल भी उठाते हैं, कई लोग डरते भी हैं, कई लोग यहां तक कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से उनके जानने वाले को ये हो गया, उनको वो हो गया। इस तरह से करके लोगों में और समाज में एक तरह से जो मैसेज जा रहा है, क्या उसको लेकर आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे इस वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल, आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। प्रैक्टिकली मैं कह सकता हूँ कोई साइड इफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट नहीं। छोटा मोटा साइड इफेक्ट तो हर चीज का होता है, ये तो आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि किसी भी इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये हो गई एक बात। दूसरा, लोग आमतौर पर कहते हैं कि जी 70% लोगों में इफेक्टिव है, 80% लोगों में इफेक्टिव है, 90% लोगों में इफेक्टिव है। इसका सीधा सा जवाब है, अगर आप मोटरसाइकिल पे चलते हो तो हेलमेट पहन के जाओ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप गाड़ी में चलते हो सीट बेल्ट पहन के जाओ। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि 100 लोगों में से 100 अगर एक आदमी को हेलमेट पहनने के बाद भी डेथ हो गई तो आप ये तो नहीं कह लोगे कि हेलमेट पहनना गलत बात है। आपको वैक्सीन जरूर लगवाना है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर हैं। ये दुष्प्रचार है, इस दुष्प्रचार से हमें बचना है। बिल्कुल, जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, खून पतले की प्रॉब्लम जैसे कहते हैं, उसमें अगर आपको डॉक्टर कहता है आप ना लगवाओ तो अलग बात है। अदरवाइज आपने वैक्सीन जरूर लगवाना है जब भी आपका नंबर आता है। अब तो हर एज पे 18 से 45 में भी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाएं। जल्द से जल्द। और वैक्सीनेशन की प्रोटेक्शन दूसरी डोज के 15 दिन बाद पूरी प्रोटेक्शन मिलती है हमें, जो अभी 2 वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन पहली डोज लगने के बाद ही इम्यूनिटी थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो जाती है, तो इसलिए लगवाएं जरूर वैक्सीन। बिल्कुल, जरूर वैक्सीन लगवाएं, दोनों ही डॉक्टरों का यह सलाह है। लेकिन अमित नेहरा जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से खास करके हम लापरवाही देख रहे हैं कोरोना को लेकर, लोगों में लापरवाही, सरकार ने भले ही पाबंदियां लगा दी हैं, बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकलते हैं और कई तरह के तर्क देते हैं। आपको नहीं लगता कि क्या एक सामाजिक स्तर पर इसमें लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कोई पहल करना चाहिए? सारी बातें जो है वो सरकार पर छोड़ने की बजाय खुद पर भी कुछ जिम्मेदारियां जो है वो तय करनी चाहिए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। खालिद, ये जो देश है ये कानून कायदे मानने वाला देश नहीं है। जनरली मैं कह रहा हूँ, मैं हर एक के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो बहुसंख्या है, जो ज्यादातर आबादी है, वो अपने आप को कानून तोड़ने वाला ज्यादा मानती है, उनको खुशी होती है। पता नहीं क्या मेंटेलिटी है ये। 2 फेज देखे हमने, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर भार्गव बैठे हैं, डॉक्टर चौधरी देखे हैं। तो पिछले 25 मार्च 2020 से और आज 4 मई 2021 तक 2 परिस्थितियां हमारे सामने आई। पिछली बार की जो स्थिति थी
उसमें सरकार सख्त थी। 25 मार्च वाला जो लॉकडाउन लगा था उसमें सरकार सख्त थी, पुलिस सख्त थी, डंडे मारे थे, जबरदस्ती की थी, जबरदस्ती लॉकडाउन करवाया था। लोग बाग मान नहीं रहे थे, लेकिन सख्ती हुई थी और लॉकडाउन सफल रहा था, मैं कहूंगा। अब की बार जहां जहां लॉकडाउन लगा है पुलिस सख्ती नहीं कर रही है, लेकिन कैजुअलिटी इतनी होगी, मौतें इतनी हो गई हैं, लोग बीमार इतने हो गए कि स्वेच्छा से वो बाहर नहीं निकल रहे, डर के मारे नहीं निकल रहे। आप मेरी बात समझिए। बिल्कुल, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है। भाई सरकार इतना नहीं सख्ती कह रही है, अब की बार पुलिस को नहीं कह रही है कि आप डंडे मारिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन लोग इतने डर गए हैं, ये जो कैजुअलिटी हुई है। अब बात आई वैक्सीनेशन की, बात चल रही थी। भाई जब ये जो लहर आई है, जो नया स्ट्रेन आया है, इसके कारण ज्यादा कैजुअलिटी बढ़ी है। उससे पहले जो वैक्सीनेशन हो रही थी तो जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा था, कैंप लगाए जा रहे थे, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो, तो ज्यादा उत्साह था नहीं। भाई डोज लेके आते थे, 100 की डोज लेके आते थे, 60-70 लोग बाग लगाते थे। उसके बाद जैसे ही ग्राफ बढ़ा डेथ्स का और बीमारों का, तो शॉर्टेज होगी वैक्सीन की। तो आप मेरी बात समझिए, सरकार ने नहीं कहा कि आप लगवाइए, कोई कैंपेन नहीं चलाया था। बिल्कुल, अचानक एकदम ऐसा ग्राफ बढ़ गया वैक्सीन लगवाने वालों का। अब बात आई वैक्सीन की भी, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कर लीजिए। और देखिए, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो भारत में तो कम से कम सुपरहिट रहा ही है। पहले भी जो चेचक थी, डिप्थीरिया था, अपना पोलियो हुए हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो शुरुआती दौर में पोलियो वाला है, तो शुरुआती दौर में लोग डरते थे, घबराते थे, बच्चों को छुपा देते थे, कई तरह की उस तरह भी भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। हाँ, लेकिन उससे क्या है कि भारत बीमारियों से मुक्त हुआ। अब जो नया जो ट्रेंड आया है, तो इसमें भी लोगों में भय व्याप्त है। लेकिन देखिए, अभी डॉक्टर चौधरी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने भी, वैक्सीन सुरक्षित है, बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, खासकर जो कोविशील्ड है। थोड़ा सा हम आगे की बात कर लेते हैं। भाई भारत में 2 वैक्सीन अवेलेबल है इस समय, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और अपने ये कोविशील्ड। अब तो स्पुतनिक भी आ गया। कोवैक्सीन का कोई ज्यादा चर्चा नहीं आ रही है, ये बता रहे हैं कि ठीक ठाक है, ये अलग प्लेटफॉर्म पे है, ये अलग प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। तो इनकी जो संरचना है वो एक जैसी नहीं है, वो अलग प्लेटफॉर्म पे बनी है, कोविशील्ड अलग पे। तो कोविशील्ड पे क्या हुआ है कि यूरोप के लगभग 13 देशों ने इस पे बैन लगा दिया था पीछे। अच्छा। और एक पैरामेडिकल स्टाफ की भी नॉर्वे में डेथ हो गई थी इसके लगने से, बताया जा रहा है। तो उसके बाद वहां पे इसके खिलाफ काफी काम हुआ। एक चीज और हुई कि यहाँ जो एक्सपायरी डेट इसकी 6 महीने की थी, उसको 9 महीने कर दिया गया, 3 महीने और बढ़ा दिए गए। तो इस तरह की जो बातें हुई, उसपे एक जो जागरूक लोग थे, कम से कम जो पढ़े लिखे थे, डॉक्टरी फील्ड में भी थे, उनपे एक मैसेज तो गया ही कि क्या बात है। तो इसमें जो एक समस्या आई थी वो थी खून के थक्के, ब्लड क्लॉटिंग की। तो सरकार आगे नहीं आई, उसने खंडन नहीं किया, बताया नहीं। भाई आप अगर अमेरिका को देखें, यूरोपियन देशों को देखें, तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो रोजाना टीवी पे लाइव आते हैं और पत्रकारों के जवाब देते हैं। भाई हमने ये कर लिया, हमारी ये योजनाएं हैं, आपके पास कोई सवाल हो तो पूछो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई तंत्र डेवलप हुआ ही नहीं। ठीक है अमित जी, हमें यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लगातार इस पर चर्चा जारी रखेंगे और एक और पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे, खास करके इस लहर में बच्चे किस तरह से इफेक्टिव हो रहे हैं, इसको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे और ये इसके लक्षण को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में भी जानकारी देंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और आपको एक तरह से आगाह भी कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल डॉक्टर राहुल भार्गव से। भार्गव जी, जिस तरह से हमने कोरोना लहर की बात की पहली और दूसरी, लेकिन इस बार एक सवाल मन में उठ रहा है और मन में इसलिए उठ रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर यह सवाल है। सवाल यह है कि अगर इस बार अगर छोटे बच्चे कोरोना से प्रभावित होते हैं तो इनमें एक तो पहला क्या सिस्टम होगा, कैसे घर वाले सिम्टम इसके पहचान पाएंगे, और दूसरा ये लहर बच्चों के लिए कितना घातक है। तो भार्गव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन डॉक्टर सतबीर चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार की जो लहर है, कोरोना की जो दूसरी लहर है, वो बच्चों के लिए कितना घातक है।
हाँ, बच्चों की बात करने से पहले मैं एक दो पॉजिटिव बातें बता देता हूँ। अभी तुमने हम डिस्कस किया कि सरकार कितनी उदासीन है, कितना कुप्रबंधन है, कितनी अव्यवस्था है और कितनी राजनीति हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकेंड वेव में अब सरकार को एक साल में पता था क्या क्या करना है, लोगों को सबको पता लग चुका है क्या करना है, और डॉक्टरों को भी रोग की जानकारी है। जो एक साल पहले पिछले मार्च में डॉक्टरों को रोग की जानकारी थी, सरकार को पता नहीं था क्या करना है, लोगों को पता नहीं था, कभी कहते थे मास्क पहनना है, कभी कहते थे ऐसे करना है, कभी कहते हैं। अब एक सारी चीज क्लियर है, ये पॉजिटिव चीज है। हमें बीमारी के बारे में, वायरस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। जब पुलिस ने चोर को पकड़ना होता है, पहले चोर के बारे में जानती है। तो इस समय हमें वायरस में बहुत ज्यादा जानकारी है, ये पॉजिटिव चीज है। एक और पॉजिटिव चीज है, हमारी 70% पॉपुलेशन, खासतौर से 60 साल से ज्यादा के लोग हैं, 45 साल से ज्यादा के लोग हैं, जिनमें डेथ ज्यादा होती है, वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके कारण हमारा, अगर वो भी वैक्सीनेटेड ना होते इस समय, तो ये डेथ जो अगर हमारी डेथ 20,000 हुई है, तो 60,000 हुई होती, 3 गुना डेथ हुई होती इससे, अगर उस एज के लोग भी इफेक्टेड होते। ये दो पॉजिटिव चीजें हुई हैं। अब आई बच्चों की बात। एक तो वायरस की ये शराफत समझें या वायरस का नेचर समझें कि वो बच्चों को और 80 साल के ज्यादा बुजुर्गों को कम इफेक्ट करता है। क्यों करता है ये अभी तक हमें नहीं समझ आ रहा, लेकिन बच्चों में और ज्यादा उम्र के, 80 साल से ज्यादा उम्र के जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनमें बहुत ज्यादा अटैक नहीं करता, जो भी कारण हो वो अलग बात है। अब बच्चों में क्योंकि अटैक कम करता है, इसलिए एक वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा रही बच्चों में? एक तो कारण यह है कि बच्चों में अटैक कम करता है। दूसरा कारण यह है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। 1% 2% वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट साल में, 2 साल में, 4 साल में हमें नजर आ गया और वो बच्चों को सारी उम्र भोगना पड़े, इसलिए दूसरा ये कारण है, इसलिए बच्चों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। तो ये 2 कारण हैं जिनके कारण बच्चों में वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। लेकिन आई एम वेरी श्योर अगले 2 या 3 महीने में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी, बच्चों पे ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चों पे ट्रायल ही नहीं हुआ वैक्सीन का, तो बच्चों में वैक्सीन लगाने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। तीसरी बात, जैसे न्यू बॉर्न बच्चा है, 6 महीने तक का बच्चा है, वो छींक नहीं मारता, खांसी नहीं कर सकता। ये भी पॉजिटिव बात है, क्योंकि वो छींक नहीं मारेगा, खांसी नहीं करेगा, तो अपनी माँ को या आस पड़ोस में उतना तेजी से बीमारी को नहीं फैलाएगा जितनी तेजी से एडल्ट आदमी फैलाता है। तो ये 2-3 बातें जो बच्चों में अलग हैं। अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हो रही और कोई अभी जरूरत भी नहीं है। जब ट्रायल होंगे, हो सकता है 4 महीने 6 महीने में वैक्सीनेशन बच्चों में शुरू हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी एक जानने की कोशिश करेंगे, खास करके अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको लेकर बड़ा इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा उनको बचने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों है, क्या वजह है? साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या उनको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और करवाना चाहिए तो क्या उससे पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए? डायबिटिक के पेशेंट को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। और सेकंड बात, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज के मरीज को कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, कोई भी इन्फेक्शन डायबिटीज के मरीज को हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है। तो उस लेवल में कोई वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से पनपते हैं, ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीज को वैक्सीनेशन जरूर करानी है और दूसरे लोगों से उनको ज्यादा बचाव करना है। उनकी इम्यूनिटी इन जनरल भी कम होती है। इसी प्रकार अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है, उनको भी वैक्सीन ऑन प्रायोरिटी लगानी है और लगाई भी गई है। 45 to 60 के लोगों को विद कोमॉर्बिडिटी उनको पहले ही मौका दे दिया गया था वैक्सीनेशन करवाने का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अमित नेहरा जी। क्या जिस तरह से आप एक तरह से खबरों को भी कवर करते रहते हैं और खास करके जिस तरह से कोरोना की लहर आपने दोनों देखी है, क्या लगता है इस बार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आपको कोई अंदाजा है कि आने वाले कुछ समय में इसमें कुछ कमी आ पाए या अभी और मामले बढ़ेंगे? खालिद, आपने ये बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। तो अगर हम एक पत्रकार की नजर से देखें, बिल्कुल, तो हमारे देश में कोई ऐसा कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में कोई मास्टर आदमी नहीं है। जिस तरह यूएसए में डॉक्टर एंथनी फॉसी है। डॉक्टर एंथनी फॉसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो 1986 से
अमेरिका में कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जितनी भी प्लान बनानी होती है, कोई भी राष्ट्रपति रहा उन्होंने अपनी टीम में रखा है उनको, डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, उनकी जगह पक्की रही है। तो आप देखेंगे वो कितना मास्टर है वो आदमी अपने काम में। और जब भी वहां पे ये क्राइसिस बढ़ता है तो वो सामने लेके आते हैं राष्ट्रपति उनको, तो डॉक्टर एंथनी फॉसी बताते हैं कि आगे ट्रेंड क्या रहेगा, क्योंकि ग्राफिक्स की भी लड़ाई है, डेटा बेस्ड लड़ाई है ये। बिल्कुल भाई ट्रेंड क्या चलेगा, अभी क्या है, कहां तक जाएगा, अपर कहां आएगा, डाउनफॉल कब आएगा। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में ऐसा कोई तैयार नहीं हो पाया इस तरह का कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में या किसी डिजीज के बारे में कोई मास्टर आदमी तो हमें ये बता दे कि ट्रेंड क्या रहेगा। अभी आपने जो मेरे से सवाल पूछा, ये सवाल उनसे पूछे, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है, वो ये चीज इस चीज का जवाब नहीं दे सकते। इसका जवाब तो इस पे टेक्नोक्रेट ही देगा। बिल्कुल। और खास बात ये है कि मार्च 2020 में 2 टास्क फोर्स बनाई थी सेंटर लेवल पे जी। पिछले कई महीने से उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। हालात ये है, अब चीजें समझिए ना, मैं कहां जोर दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई इसको बड़ा इसको ये एक कहते हैं कैजुअल लेने वाली बात। अभी वैक्सीनेशन वाली बात आई, तो वैक्सीनेशन में मेरा सगल है। हालांकि मैंने कोविड पे 2 किताबें भी लिखी थी पिछली बार, आपको ध्यान हो, कोविड के ऊपर ही सेंट्रलाइज थी वो जी। तो वैक्सीन का मैं आपको बता दूं, विदेशों में इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इजराइल ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर किसी को पहले हो चुका है कोरोना, तो उसको सिर्फ एक ही डोज की जरूरत है, उसको प्रॉपर एंटीबॉडी मिल जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई गाइडलाइन आई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई गाइडलाइन आई नहीं। यहाँ पे जिसको हो गया है उसको भी 2 ठोक रहे हैं डोज, जिसको ना हुआ उसको भी 2 ठोक रहे हैं। वैक्सीन, एक तो वैक्सीन बचेगी, दूसरा पता लगेगा कि हमारे कितने आदमी तैयार हो चुके हैं। एक चीज और है वैक्सीनेशन में, भाई ये कह रहे हैं कि 28 दिन बाद दूसरी डोज लेनी है, लेकिन जो स्टडी हुई है विदेशों में उसमें ये पता लगा कि 28 दिन के बाद दूसरी अगर बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं बूस्टर डोज लोगे तो एंटीबॉडीज बनेंगी 50 से 60% तक। लेकिन अगर यही डोज आप 42 दिन के बाद लोगे तो आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो 70% से ऊपर बन जाएंगी। तो इस तरह की जो चीज है, जो डेटा है, वो हमारे पास नहीं है और ना सरकार इसको जानने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए तो एक ऐसी टीम की जरूरत है जो पल पल की रिपोर्टिंग दे, जनता को बताए, सरकार को बताए, सभी को एक कोऑर्डिनेट करे। अभी ऑक्सीजन की कमी है तो किसी राज्य को ये नहीं पता कि तेरा कोटा कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा। लॉजिस्टिक का भयंकर मारामारी है, भाई भाग दौड़ रहे हैं। हो सकता है इसके बगल वाले स्टेट में ऑक्सीजन का प्लांट हो, लेकिन आ रही है उसके पास 500 किलोमीटर दूर से। तो ये सारी चीजें हैं, ये टाइमली अगर हो जाए, अब भी टाइम है, पता लग जाए। तो इस तरह की जो टास्क फोर्स है उनका यही तो काम है। लेकिन जब मीटिंग ही नहीं होगी तो टास्क फोर्स कर क्या लेगी। और उस पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व ने एक नारा दे दिया, आपदा में अवसर। एक कोर्ट में खास वाली बात होगी, भाई आपदा में सहायता तो हम सुनते आए थे, भाई अगर विदेश भी अगर आपदा में अवसर खोजने लग गया तो भारत का तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, इनको दूर करने की जरूरत है। अब भी टाइम है, संभल जाएं। 3.5 लाख केस से ज्यादा रोजाना आ रहे हैं, ये आंकड़ा और ना बढ़े घटे, हमारी तो यही कामना है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आपको क्या लगता है, कुछ अनुमान है कि इस हाल फिलहाल में ये जो आंकड़े हैं वो कम आ पाए? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि सितंबर में मामले कम आने लगे थे, लेकिन फरवरी के बाद फिर से एकाएक मामले बढ़ने लगे। अमित मेहरा जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि इस समय जो प्रबंधन है वो सारा राजनीतिक और अफसरशाही काबू कर रखा है। टास्क फोर्स की कोई मीटिंग नहीं होती, जो एक्सपर्ट हैं वो प्लानिंग में कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ये एक विडंबना है कि सारा कुछ राजनीतिक लोग डिसाइड करते हैं या ब्यूरोक्रेट डिसाइड करते हैं, जिले लेकर स्टेट में और नेशनल लेवल पर। हर लेवल पर ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। और जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो बोर्ड बने हुए हैं, जो पैनल बने हुए हैं, उनकी ना कोई पूछता है ना उनको बताया जाता है। और दूसरा, जैसे फॉसी ने अमेरिका से जब सजेशन दिए, उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में सजेशन दिए, जो भी सजेशन दिए उनको कोई नहीं फॉलो कर रहा।
चलो आप इंडियन एक्सपर्ट की आप बात ना मानो, उनकी बात तो मानी जाए, उनकी बात तो मान के आगे चला जाए। तो 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि वेव कितनी चलेगी। पहला तो ये, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति कैसी है। तीसरी, वैक्सीनेशन की स्पीड कैसी है। इन पे डिपेंड करेगा कि ये कब कंट्रोल होगा कोविड। और ये तीनों के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीनों सरकार के हाथ में है। अब हमारे यहाँ 10 से 12% लोगों में वैक्सीनेशन हुआ है सिर्फ जी। यूरोप के सभी देशों में, अमेरिका में, कनाडा में 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि हमारे देश में वैक्सीनेशन पहले शुरू हुआ था, उन लोगों में वैक्सीनेशन बाद में शुरू हुआ था। सर, इसमें जनसंख्या भी तो अहम है। बाकी उन देशों के मुकाबले भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उसका जवाब देता हूँ ना, जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से डॉक्टर भी ज्यादा होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ भी ज्यादा होना चाहिए। तो क्या वो चीजें हमारे पास है? यही तो जानना चाहते हैं सर, कि क्या उतना डॉक्टर, उतना पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास है? क्योंकि बहुत जगहों पर ये देखने को मिल रही है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो यही तो कारण है कि 1 साल सरकार सोती रही। 1 साल में सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, मैन पावर तैयार करनी चाहिए थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार करने चाहिए थे, ऑक्सीजन के अतिरिक्त बेड 1 साल में तैयार करने चाहिए थे। अब जब प्यास लगी है तो कुआं खोदने चले हो तो कहां से आएगा? ये कौन रोका है सरकार को? 10 साल से, पिछले 10 साल में किसने रोका है कि ज्यादा मेडिकल कॉलेज ना बनाओ, ज्यादा बड़े अस्पताल ना बनाओ, एक्स्ट्रा बेड ना बनाओ, ऑक्सीजन की उपलब्धता ना कराओ, वेंटिलेटर ना करो? ये सब सरकार को करने चाहिए थे। हेल्थ का बजट तो मात्र 1.5% है और डिफेंस का, पुलिस का बजट इससे 20 गुना ज्यादा है। हेल्थ और एजुकेशन तो कभी प्रायोरिटी रही नहीं सरकार की। और पिछले साल देखने के बावजूद, जबकि इतना बुरा हाल हो रहा था देश में हेल्थ में कोविड के कारण, उसके बाद भी कोविड के कारण या हेल्थ को ज्यादा बजट नहीं दिया गया, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। उसके बाद एम्स जो डिक्लेयर कर दिए वहीं के वहीं खड़े हैं। तो कुप्रबंधन, अव्यवस्था तो है ना। तो जब तक ये तीनों चीजों के बारे में सरकार कितनी सीरियस है और लोगों को सरकार कितना कन्विंस कर पाती है और वैक्सीन कितने लग पाते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। अब सरकार एक बात कहती है वैक्सीन के पैसे लेंगे, पहली बात तो यही गलत है। जब आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो हेल्थ पे, आप वैक्सीन फ्री नहीं उपलब्ध करा सकते। वैक्सीन फ्री होना चाहिए। एक आदमी का क्या कसूर है? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सारी सप्लाई फ्री होनी चाहिए, वैक्सीन फ्री होना चाहिए। वो बेचारा घर पे बैठा है, एक आदमी, उसको बीमारी उसके टपक गई है, उसके ऊपर कहते हैं उसको ऑक्सीजन भी घर से लेके आओ, दवाई भी घर से लेके आओ, तो गलत बात है ना। क्योंकि ये तो एक तरह से जो भी संक्रामक रोग है, चाहे वो हवा से आया है, चाहे पानी से आया है, चाहे वेक्टर से आया है, उसके लिए सरकार हमेशा जिम्मेवार ठहराई जाएगी। संक्रामक रोगों को रोकना सरकार की जिम्मेवारी है, उनके फैलाव को रोकना। बिल्कुल। लॉकडाउन पे ज्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, वैक्सीन फ्री नहीं किया जा रहा। ठीक है, क्या सुख बनता है वैक्सीन के पैसे लेने का? ठीक है। अमित नेहरा जी भी बने हुए हैं हमारे साथ। नेहरा जी, हमने देखा कि पिछले साल अमेरिका में बहुत ही भयावह स्थिति थी। उस समय हम लोग बहुत अच्छे दौर से एक तरह से गुजर रहे थे। जो स्थिति अमेरिका में थी उसकी बनिस्बत भारत में बहुत बेहतर स्थिति थी, लेकिन अब स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अमेरिका में एक तरफ जहां की अभियान चलाया जा रहा है मास्क हटाओ, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मास्क का तो चल ही रहा है, क्योंकि मास्क तो जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कभी लोगों के चेहरे से मास्क हटेगा? जो स्थिति आप देख रहे हैं इस दौर में खास करके, क्योंकि लोगों को उसमें भी घुटन होती है। देखिए खालिद, भविष्यवक्ता तो हूं नहीं मैं, और ना ही इस बीमारी के बारे में कोई निश्चित रूप से कह सकता है, क्योंकि म्यूटेशन जो है इसकी वायरस की, वो बहुत तेज है और बहुत जल्दी से म्यूटेट होता है। म्यूटेट का ये मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से ये अपना आचार व्यवहार तरीका ये बदल लेता है। आप उसको मारने के लिए जैसी चढ़ाई करेंगे ये अपने तरीके बदल लेता है। तो ये ऐसा दुश्मन है जिस पे विजय करना, प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। आप पता ही नहीं चलेगा भी ये कैसे व्यवहार करेगा। अब जो नया जो वेरिएंट आया है, तो तरीका है, आप समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा फैलता है, एकदम तेजी से, इतना तेजी से फैलता है कि संभलने का अवसर नहीं देता है। बड़ी आबादी को अपने लपेटे में ले लेता है। तो अगर अमेरिका से तुलना करना है अपने आप यहाँ की, तो वो भूल जाइए, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा संसाधन है,
लोग अवेयर हैं, सिविक सेंस है वहां पे, एक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो सारी चीजें फेवरेबल है वहां पे कंडीशन, तो उन्होंने तो काबू पा लिया वहां पे। नहीं तो वहां भी बड़ा हंगामा मचा था। आपको ध्यान होगा पिछले साल ये मई जून की बात है, और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो लाइव थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो डॉक्टर फॉसी भी उनके साथ थे, एंथनी फॉसी भी। तो पत्रकारों ने एक सवाल पूछ लिया कि कितनी डेथ हो सकती हैं अमेरिका में इस बीमारी से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एंथनी फॉसी को आगे किया कि ये जवाब देंगे आपका। तो जब एंथनी फॉसी ने उस समय कहा था, हालांकि ज्यादा डेथ नहीं हुई उस समय तक अमेरिका में, उन्होंने कहा था कि मेरा अनुमान है कि 1.5 से 2 लाख तक मौतें हो सकती हैं। तो उन्होंने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे नाराज हो गए थे, और इतने नाराज हुए थे कि अगले 10-12 दिन तक उनको साथ नहीं लेके आए कि ये आप बेवजह पैनिक फैला रहे हैं, लोग डर जाएंगे। लेकिन जब वो देखा कि हाँ इन्होंने डाटाबेस बात की है, तो उनको लेके आना पड़ा। नहीं, आप एक्सपर्ट है, आपको आना पड़ेगा, वो साथ लेके आए। वो ज्यादा मन में नहीं रखते वो आदमी। यहाँ बात क्या है कि यहाँ जो दुर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह है, एक दूसरे को उलझ निकालने की चीजें, वो काम आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मान लिया मनमुटाव हो भी गया, तो उसको मनमुटाव को दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता। आप मेरा संकेत समझ रहे होंगे। जिस देश की प्राथमिकता जो है वो हॉस्पिटल ना हो, मंदिर हो। ठीक है सर। डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सवाल मेरा यह है कि खास करके हम देखते हैं कि अगर कोई जो पेशेंट है, जो कोरोना संक्रमित है, उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में है। अगर वो घर में है तो उसका किस तरह से बाकी जो परिवार है उसका किस तरह से वहां पर देखरेख करें, क्योंकि वो भी घर में उनके साथ रहते हैं। ऐसे में वो अपना बचाव कैसे कर सके? खालिद जी, सिंपल सी बात है। इस बात एक परिवार के आदमी को जब तक पता चलता है कि दूसरा संक्रमित हुआ है, पूरा फैमिली संक्रमित हो चुकी होती है। तो आप ये मान के चलिए, अगर 3 लोगों का परिवार है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, तो आप मान के चलिए तीनों लोग संक्रमित होंगे अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। हमने ऐसी भी देखी है कि हर हफ्ते एक हफ्ते छोड़ के हस्बैंड वाइफ और बच्चे संक्रमित होते गए और उनको बुखार, लूज मोशन वगैरह आते रहे। तो जैसे ही किसी को पता चलता है कि बुखार है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए घर में। पहले 4 से 5 दिन बुखार रहेगा, लूज मोशन रहेंगे, उसके लिए अत्यधिक दवाइयां ना लें, ना स्टेरॉइड कुछ लें। घर में जितने भी बर्तन वगैरह हैं वो अलग कर दें, अपने कपड़े अलग से धुलवाएं और सेग्रीगेट होके रहें, एक कमरों में अलग। मान लीजिए जिनके घर छोटे हैं और एक ही घर में हैं, सब लोग मास्क रह के पहन के रह सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में मेरे को हुआ, मेरी वाइफ और बच्चा रहते हैं 2 कमरे के मकान में, दोनों को नहीं हुआ क्योंकि वो मास्क पहन के रहते थे। इस बार उन दोनों को हुआ, उसी जगह से मास्क पहन के रहे, नहीं हुआ हमको। तो मास्क एक सबसे बड़ा लेकिन इसके साथ सर एक सवाल मेरे मन में यह भी उठ रहा है। आपने कहा कि अगर पति पत्नी और बच्चे हों, खास करके अगर तीनों संक्रमित आपके हिसाब से होंगे, लेकिन अगर छोटा बच्चा है उसको कैसे आइसोलेट करेंगे सर उसमें घरों में? सिंपल है, बच्चा जब दूध पीना बंद कर दे, थकान रहने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, अत्यधिक रोए, भूख ना लगे, ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में। और बच्चों में इस बार तेज बुखार के साथ भी लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी सिम्टम हो, अगले 2 महीने तक उसको कोविड मान के चले और वहां से कोशिश करें देखने की कि हमारे को कोविड है या नहीं है। पीसीआर के माध्यम से, पीसीआर नेगेटिव है और 5 से 6 दिन तक बुखार रह रहा है, तो सीटी स्कैन के माध्यम से भी पता लग सकता है, जो वो अपने एविडेंस छोड़ता है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप सिम्टम को समझिए, ना कि इलाज को। कब अस्पताल जाना है, कब नहीं जाना है, ये आवश्यक तरीके से समझिए, सिम्टम को पहचानिए, आइसोलेट करिए, सो दैट आगे ये ना फैले। शुरू के दौर में जैसे आपने कहा कि फीवर है, सूखी खांसी है, उस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई दवा लें या डॉक्टर से सलाह लें, या मामूली लोग पैरासीटामोल वगैरह खा लेते हैं? क्या उस तरह की दवाएं इस्तेमाल करना है या फिर डॉक्टर से सलाह लेनी है इसको लेकर? अली जी, बहुत सिंपल है। अगर बुखार आता है, डॉक्टर से संपर्क करें, पीसीआर चेक कराएं, क्रोसिन की गोली और एजिथ्रोमाइसिन की गोली खा के बुखार को उतार के रखें। 5 से 6 दिन में 90 से 96% लोग ठीक हो जाएंगे। जो लोग ठीक नहीं होंगे उनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। प्लीज कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। स्टीरॉइड
खासकर स्टेरॉइड नहीं लीजिए। इसीलिए मैंने सर ये आपसे सवाल किया, क्योंकि आप जब इस पे जवाब देंगे ना तो दर्शकों पर इसका असर होगा। अली जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों ने जो स्टेरॉइड बिल्कुल बिना रोकथाम के लिए है, बिना पूछे लिए है, चाहे वही एक बहुत बड़ा कारण बना है मोर्टालिटी का। समझने की बात यह है कि क्रोसिन, पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन की कोई भी गोली खा के हम 5 से 6 दिन निकाल सकते हैं। और हाँ, 6 दिन पे अगर बुखार नहीं उतरता तब आपको दिखाना आवश्यक है। पीसीआर नेगेटिव है तो आपको सीटी स्कैन करवाना आवश्यक है। इसके अलावा मल्टीविटामिन खा सकते हैं, अगर है तो खा लीजिए, नहीं खाना चाहें तो मत खाइए। जरूरी सिर्फ पैरासिटामोल, खूब सारा पानी और एक एंटीबायोटिक है। ये सब चीजें अगर लेता रहे इंसान तो कोरोना से लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन सवाल ये भी है सर, अभी हमने पहले भी एक सवाल पूछा था कि क्या कोई, आप तो हमेशा एक तरह से अस्पतालों में रहते हैं और वहां पे मरीजों को भी देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी जगहों या बाकी देशों के मुकाबले जिस तरह से अपने यहाँ केस बढ़े हैं उसमें संसाधन की कमी भी आपको नजर आ रही है? खाली जी, संसाधनों की कमी शायद मोर्टालिटी जो हुई उसमें हो सकती है, पर जो केसेस बढ़े उसमें मैं ये कहूंगा कि पब्लिक की भागीदारी बहुत ज्यादा है, साथ में नेताओं की भी भागीदारी है, जिसने हमें बार बार ये समझाया कि कोविड चला गया है। तो दोनों लोगों को आगे चल के समन्वय से आगे बढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को क्लियर रखना पड़ेगा और जनता को कहीं ना कहीं अपना दायित्व निभाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बिना कभी भी हम हरा नहीं सकते कोरोना को। नहीं तो हर 6 महीने में हम तीसरी चौथी वेव का इंतजार करेंगे और आर्थिक रूप से पीछे होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन भार्गव जी, हम आपसे चाहेंगे कि लास्ट में आप एक लास्ट कमेंट के तौर पर दर्शकों को कैसा मैसेज दें कोरोना को लेकर, ताकि वो उसे अपने जीवन में आत्मसात करें और कोरोना के लड़ने में के खिलाफ लड़ने में उसकी मदद ले सके। कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है जिसपे हम विजय पा रहे हैं। उसको जान के जितना जानेंगे उतना पहचानेंगे तो उसके लिए दवाई लाएंगे और दवाई के माध्यम से उसको हरा पाएंगे। जरूरत है मास्क के साथ अगले 6 महीने से 1 साल तक जीने की। ये बात पक्का मान के चलिए, अच्छे दिन आएंगे, कोरोना को हराएंगे और नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। शुक्रिया आपका। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आप क्या लास्ट कमेंट के तौर पे कहेंगे? खौफ नहीं, सावधानी जरूरी है। 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना है। और नेताओं और अफसरशाही से खासतौर से अपील है कि वो संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील बने, जिम्मेवारी का परिचय दें। अभी मैं देख रहा था कर्नाटक में 23 डेथ हुई है, तो एक अफसर बड़ी बेशर्मी से बोल रहे थे कि 2-3 लोग ही मरे हैं। जैसे 2-3 लोग बिना ऑक्सीजन सबको अपराध नहीं है। डॉक्टर साहब, सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। ठीक है, अमित नेहरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से 10 सेकंड में? सर देखिए खालिद, मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र को तुरंत एक एसओपी जारी करनी चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल, हर संस्थान, हर डॉक्टर के अपने इलाज के तरीके हैं। कोई पूरे देश में एक एसओपी नहीं बन पाया है, तो ये प्रेस्क्राइब कर दे कि आपको ये इलाज लेना है, वो पूरे देश में लागू हो। अब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसके लिए एक नंबर जारी करें। ठीक है सर, तभी इस पे विजय पाई जा सकती है। ठीक है सर, ठीक है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना भी और देखा भी कि कैसे जो डॉक्टर साहब हैं या फिर जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे, वो ये आपको बता रहे थे कि जो कोरोना का नियम है, जो गाइडलाइंस है, प्लीज आप उसका पालन कीजिए। अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे, बल्कि अपने साथ साथ अपने जानने वाले का और अपने जानने वाले के अलावा अपने परिवार को भी आप खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है के मंत्र को अपने पूरे जीवन में उतार लीजिए।